दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में वह मुसीबत आता है कि एक बार उसी मुसीबत को छुटकारा में तब्दील करने के लिए जल्दबाजी में ख़तरनाक फैसला लेता है और जिसकी वजह से उसके अपने परिवार में पूरी तरह से एक तबाही का माहौल बन जाता है और ना जाने कई लोगों की ज़िंदगियां भी उससे तबाह हो जाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, बस अपने चंद ज़रूरत के लिए एक ऐसे रिश्ते की तलाश करती है जिसकी वजह से रिश्ते में घिरती है, फिर अपने उसी रिश्ते को शौक़ बना लेती है। फिर एक दिन वही उसका शौक़ उसके ज़िंदगी का एक ऐसा आफत बन जाता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। अब लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई खुद निकाल कर पुलिस लाठी से सुनते हैं, लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले एक बार आप ना जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपकी वजह से लोगों तक यह वीडियो पहुँचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना ज़िला पड़ता है बस्ती ज़िला। उसी के अंदर एक जाना माना रुधौली थाना पड़ता है और उसी के अंतर्गत एक जाना माना दिघार गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 3 मार्च का ही। अब वही जैसे सुबह का 7:30 बजे के आसपास का टाइम होता, उसी वक्त दिघार गांव के कुछ लोग होते हैं। अब जो मॉर्निंग वॉक के लिए अब निकल पड़ते ठीक मानपुर रोड की तरफ है। अब मानपुर की जब रोड पे चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद जैसे वह कुछ दूर का सफ़र तय करते हैं तो अचानक जो उनका जो नज़र होता है जाकर एक खेत की तरफ पड़ता है। तो रोड के साइड में एक झाड़ी होता है, उसी झाड़ी के बगल देखते हैं एक युवक की डेड बॉडी पूरी तरह से अब खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है। तुरंत वह जो व्यक्त होते हैं अब चिल्ला कर वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा कर लेते हैं और जब लोग इकट्ठा होते तभी इसी बीच उसी में से एक व्यक्ति होता है सूचना और रुधौली पुलिस थाने में दे देता है। वहाँ के थाना प्रभारी अखिलेश सिंह जैसी खबर पाते हैं उस व्यक्ति को कहने लग जाते कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहना, कृपया करके आप डेड बॉडी के करीब मत जाइएगा और ना कोई छेड़खानी करने की कोशिश किसी करवाइएगा। यह बात वह जो अनजान व्यक्ति होता है वह वहीं पर सुनकर खड़ा हो जाता है। अखिलेश यादव तुरंत अपनी टीम को लेते हैं, लेने के बाद चंद मिनट के अंदर जो होता है दल बल टीम को लेकर अब मानपुर रोड की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे पहुँचते देखते कि वहाँ पर भीड़ लग चुकी है। भीड़ को देखकर अखिलेश सिंह जो होते हैं उसी समय लोगों को हटाते, लेकिन जैसे अंदर जाते देखते एक व्यक्ति वहाँ पूरी तरह से मृत अवस्था, खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है। अब जिसकी उम्र लगभग वहाँ 24 से 25 साल के आसपास लग रहा होता है। लेकिन पुलिस की टीम जब डेड बॉडी का तौर तरीके से वहाँ अब निरीक्षण करते तो पता चलता है कि जो सर होता है, पीछे वाला हिस्सा होता है, वहाँ किसी वजनदार हथियार से प्रहार किया गया होता है जिसके पास काफ़ी गहरे घाव बन गए होते हैं और उसी घाव में से काफ़ी सारे ब्लड जो होते हैं पूरे शरीर पर लगे पड़े होते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन पर भी लगे पड़े होते हैं। पुलिस की टीम घटना का निरीक्षण करती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति की हत्या जो होता है ठीक इसी जगह पर किया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे जो ब्लड होते हैं वह घासों पर जमे होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर खड़े जो व्यक्ति होते हैं तौर तरीके से अब उनसे शिनाख्त करवाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जो व्यक्ति होता है वह शिनाख्त नहीं कर पाता है। लेकिन तब तक 2 सिपाही होते हैं उस डेड बॉडी के करीब जाते हैं और उस मौके पर जो पैंट होता है उसकी जेब तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तो जेब में उसके जो होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड और SBI बैंक का ATM कार्ड और कई सारे ATM कार्ड, यहाँ तक कि कई सारे पुराने सिम जो होता है मिलते हैं और 2 मोबाइल मिलते हैं और एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए जो होता है उस व्यक्ति की अब शिनाख्त बड़ी जल्दी कर लेती है। तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम होता है ठीक इधर प्रेम कुमार, जो ठीक है बस्ती और नेपाल जो मार्ग पड़ता है उसी मार्ग पर एक सुरवार कला गांव पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला होता है। उसमें साफ साफ और उसके पिता का नाम अब सियाराम चौधरी लिखा होता है। अता पता मिलते पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इसकी सूचना फ़ोन के द्वारा अब सियाराम चौधरी को दे देती है और सियाराम चौधरी भाई जैसी खबर पाते हैं उसी वक्त अपने रिश्तेदारों, अपने घर में अपने बड़े बेटे प्रेमचंद और साथ में उसकी पत्नी को देते हैं और जैसी खबर पाते चंद मिनट के अंदर ले लाकर अब वही घटना पर वह भी पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे सियाराम चौधरी अपने बेटे अब प्रेम कुमार चौधरी के इधर डेड बॉडी को खून से लथपथ अवस्था, मृत अवस्था में देखते तो वह भी वहीं दहाड़े मार करते चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और पुलिस की टीम को यकीन होने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इस मामले को तौर तरीके से गंभीर समझ लेती है और वहाँ पर खड़े सियाराम चौधरी से पूछताछ करती है। तो सियाराम चौधरी ये कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा जो बेटा होता है ठीक 1 मार्च साल 2016 को शाम के टाइम यही घर से बोल के निकला हुआ था कि पिताजी हम जा रहे हैं अब मंडी में कुछ सामान लेना है, लेकिन
साहब हमारा बेटा लौटा नहीं है और रात को 10 बज गए। हम अपने बड़े बेटे इधर प्रेमचंद को साथ लेते अपने बेटी की तलाशी करने के लिए साहब कई जगह खोजबीन करते हैं, लेकिन तब भी ना उसका फ़ोन लगता, ना उसका कुछ अता पता चलता। यहाँ कि हम सुबह के टाइम अपने रिश्तेदारों को भी खबर देते हैं, लेकिन साहब वहाँ भी कुछ अता पता नहीं चलता है। पूरा दिन बीत जाता है। हम समझते कि हो सकता है किसी से घर में गुस्से कर बाहर निकल गया हो, तो किसी दोस्त के पास रुका हो, वापस ज़रूर आ जाएगा। लेकिन साहब 2 दिन का वक्त बीत गया, लेकिन हमारा जो बेटा होता है साहब प्रेम कुमार घर वापस लौट के नहीं आया। हमें ना नींद आ रही थी और ना चैन से किसी के सामने हम खड़े हो पा रहे थे। लेकिन साहब सुबह के टाइम यह खबर आपके मोबाइल के द्वारा जब हमें मिला साहब हम सन सा रह गए। यह बात जब वहाँ के थाना प्रभारी अखिलेश कुमार सुनते हैं, कहने लग जाते कि सियाराम एक बात बतलाइए, अच्छा आपके बेटे प्रेम कुमार का जो होता लोगों के साथ व्यवहार कैसा था? क्या उसे किसी के साथ दुश्मनी था या आपको कोई याद पता हो उसका किसी युवती के साथ करीबी हो? यह बात जैसे ही अब उधर सियाराम चौधरी से कहने लग जाता है कि साहब ना, हमारा जो बेटा होता है उसका भी तो बचपना था, वह बड़ा ही सीधा साधा था, नेक दिल का था। साहब किसी का अगर न्योता हकारी होता तो वहाँ पहुँचता, वहाँ जो होता यही सोचता कि उनकी इज्जत ना जा पाए। हमारा बेटा जो होता उनके घर में पूरी तरह से डटा रहता था, आखिर उसका किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? अब थाना प्रभारी अखिलेश सिंह जब इस तरह की खबर जो होता है अब सियाराम के मुँह से सुनते कि आखिर जो होता है इधर प्रेम कुमार का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और ना उसका किसी के साथ पैसे का पुराना लेन देन है, तो आखिर उसका किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? लेकिन थाना प्रभारी वहीं जो होता है प्रेम कुमार के बॉडी का पंचनामा भरते हैं। परिवार की लिखित लेने के बाद उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में मोर्चरी भेजवा देते हैं। इधर थाना प्रभारी जो होता है सियाराम चौधरी को थाने लेकर पहुंच जाते, उन्हीं की तहरीर पर अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले एक टीम पहुँचती है। अब सीधा का सीधा अब सुरावर कला गांव, अब उस गांव में जाती पूछने लग जाती कि आखिर प्रेम कुमार का जो होता इस गांव में क्या लोगों के साथ कोई पुरानी दुश्मनी थी, इस तरह की जानकारी लेने लग जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मुखबिरों को कोने में एक खबर पहुंचा देते हैं, तो पता चलता कि इधर प्रेमचंद जो होती है उसकी अपनी पत्नी भी होती है। उसकी जो पत्नी होती है इधर प्रेम कुमार की अपनी सौतेली भाभी लगती थी, लेकिन प्रेम कुमार का उस सौतेली भाभी के साथ कई महीनों से प्रेम संबंध नहीं बल्कि कोर्ट में जाकर शादी रचा कर अपनी दुनिया नई तरह से जी रहे होते हैं, जिसकी वजह से घर में कला बढ़ा हुआ था। और पुलिस की टीम मुखबिरों के द्वारा जब इस चीज़ की खबर पाती है, एक चौंकाने वाली पुलिस का शंका बढ़ जाता है कि बस करो, यह जो मामला है हो ना हो घर में प्रेम संबंधों को लेकर इस तरह मोड़ में आया है। इसलिए थाना प्रभारी सबसे पहले अब प्रेमचंद की अपनी जो पत्नी होती है बड़ी खूबसूरत होती है रीता, और दूसरी तरफ जो होता है इधर प्रेम कुमार जो रीता का ही अपना एक सौतेला देवर होता है। पुलिस की टीम अब दोनों के मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल और यहाँ तक कि घटनास्थल पर मौजूद लोकेशन भी दिखलवा लेती है। और जब निकल के आता तो पता चलता है कि इधर रीता के मोबाइल नंबर पर एक नंबर 1 मार्च को एक्टिव होता है और उस नंबर से बार बार बात किया गया होता है। पता चलता है वह जो नंबर होता है रीता का ही अपना सगा भाई होता है इधर अजय कुमार अब चौधरी। पुलिस के शंका में अजय कुमार चौधरी चढ़ता है, लेकिन जब चढ़ता पुलिस की टीम जो होती कैसे न तैसे कर अजय कुमार चौधरी के घर दबाव मार देती है और जब कस्टडी में लेती थाने पहुंच जाती। लेकिन अजय कुमार चौधरी से अब जैसे पूछताछ किया जाता है तो अजय कुमार चौधरी कोई साथी मुजरिम था नहीं, जो पुलिस के देख कर अब ज़्यादा टिक पाए और बिना किसी हीरा वाली के ठीक अपने ही इधर सौतेली जीजा की हत्या का राज अपनी ही प्यारी बहन अब रीता और अपने ही सगे जीजा प्रेमचंद के साथ मिलकर अब कबूल करने का राज खोल देता है। पुलिस की टीम जब यह बात सुनती है एक टीम लेती है, पहुंच जाती है अब प्रेम कुमार के घर। और प्रेम कुमार के घर में उसके जो पिता होते सियाराम पूरी तरह से मुंडन कराकर वहीं बैठे होते, शोक में डूबे होते। लेकिन पुलिस की जिप्सी जब पहुँचती है सियाराम पुलिस की जिप्सी को देखते हैं, दौड़ पड़ते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी अखिलेश कुमार होते हैं, कहने लग जाते आपके बेटे का हत्यारा पूरी तरह से अब जेल में मौजूद है, एक बार चलिए आप भी मुलाकात कर लीजिए, लेकिन आपके बेटे आपके बहू को भी हम साथ लेकर चलेंगे। अब सियाराम जब यह बात सुनते उसे कहने लग जाते कि ठीक है साहब, और घर के अंदर आवाज़ लगाते हैं और अंदर से इधर अब जाकर सीधा रीता निकलती है और इधर प्रेमचंद निकलते हैं। पुलिस की टीम दोनों को कहीं जिप्सी में बैठा लेकर थाने पहुंच जाती है और जैसे तो थाने पहुंचती है और जैसे जेल के अंदर उनकी नज़र पहुंचता है तो दोनों के दोनों देख के सनस रह जाते हैं, उनके चेहरे के तोते उड़ जाते हैं। थाना प्रभारी उनके ऊपर नज़र मारते हैं और एक बार मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कुराहट की भाषा समझ जाते कि सख्ती आने वाली है, तो बिना किसी हलावाली के अब रीता और इधर प्रेमचंद्र समझ जाते हैं। और जैसे ही इधर जाकर अजय कुमार चौधरी के सामने पड़ते थे बिना किसी हिला हवाली के प्रेमचंद अपने सौतेले भाई
और प्रेम कुमार की हत्या का जो कहानी, जो सच्चाई जो बयां करता है, इसे सुनकर लोगों के वहाँ रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। असल में सियाराम चौधरी जो होते हैं उनकी टोटल 2 शादियाँ होती हैं, लेकिन पहली उनकी अपनी जो पत्नी होती है बड़ी चंचल होती है, घर की जिम्मेदाराना होती है। लेकिन जैसे कुछ वक्त बीतता तो उसी वक्त जो होता है इधर उनकी पहली पत्नी एक बेटे को जन्म देती है। उस बेटे का नाम सियाराम चौधरी बड़े प्यारे लफ्ज़ों में अब इधर प्रेमचंद चौधरी रखवा देते हैं और तौ तरीके से अपने बेटे का पालन पोषण करते हैं। लेकिन पालन पोषण करने में अब जो होता वक्त निकल जाता है। लेकिन इसी बीच प्रेमचंद की जो अपनी माँ होती है एक ऐसी बीमारी से जूझती है जिसकी वजह से अब यह दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। अब सियाराम चौधरी के ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी जब आ जाता है तो उस समय जो होता है जिम्मेदारी को देखें या पारिवारिक खेती बाड़ी देखें, जिसकी वजह से वह फैसला लेते हैं और जाकर अपनी शादी वहाँ से कुछ दूर पर एक नई नवेली युवती के साथ कर लेते हैं। लेकिन कुछ सालों को जब वक्त बीतता है तो वह युवती होती है टोटल एक बेटे की और माँ बन जाती है। अब उस बेटे का नाम होता है प्रेम कुमार चौधरी। अब घर में जो होता है 2 बेटे होने के बाद भी सियाराम चौधरी जो होते हैं दोनों बेटों को कहीं दूसरी नज़र से नहीं देखते हैं। उन्हें सौतेलेपन का एहसास कभी नहीं दिलाते थे। कैसे न तैसे कर उन्हें पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन दोनों का जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो दोनों अब अपने पिता के साथ खेती गृहस्थी में उलझ जाते हैं। लेकिन घटना से मात्र 10 साल पहले जो होता है अब प्रेमचंद जैसे शादी के दलूर पहुँचता है तो उसी वक्त जो होता है उसकी जो शादी होता है जाकर सियाराम चौधरी ठीक इधर रुदौली के ही एक जाना माना अब नगारा थाना पड़ता है, उसी के अंतर्गत जो होता है एक जाना माना इलाका पड़ता है। वहीं के रहने वाले राम केवल चौधरी होते हैं। अब जाकर उन्हीं की अपनी बेटी रीता होती है, उन्हीं के साथ प्रेमचंद की शादी हो जाता है। धूमधाम से होता है, रीति रिवाज के साथ होता है। अब रीता अपने ससुराल में पहुंचती बड़ी जल्दी अपने ससुर और अपने पति की सेवा पानी में लग जाती है। तो तरीके से वक्त गुजरता है। लेकिन इधर घर में जो होता है पूरा माहौल खुशमय हो जाता है, पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ती है, वक्त भागता है तेज़ी से और कैसे न तैसे कर ज़िंदगी की जो होता है कई सालों का जब बीत जाता है रीता टोटल अब एक बेटी की माँ भी बन जाती है। और पारिवारिक जब खर्चा बढ़ता है, खर्चा बढ़ने की वजह से प्रेमचंद जो होता है घर में जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर, जिसकी वजह से अब प्रेम कुमार जो होता है अपने भाई के बलबूते पर मौके पर पढ़ाई पूरी तो करता है, लेकिन उसका जो होता पढ़ाई में मन नहीं लगता है। प्रेम कुमार जो होता है मौके पर बालावस्था में होता है, अपने घर में अपनी भाभी को देखता तो देवरपन का एहसास जताता और हंसी टुटोले करता, लेकिन वक्त बीतने लग जाता है। लेकिन जब वक्त बीतता, वक्त बीतने के बाद जो होता है इधर घर की जिम्मेदारी प्रेमचंद के ऊपर पड़ जाता है और प्रेमचंद परेशान हो जाता है। अपने गाँव के रहने वाले कुछ लोगों को देखता है, वह भी फैसला लेता है और फिर जो होता है दिल्ली निकल जाता है। उसकी पत्नी यही बात कहती है कि तुम दिल्ली मत रहो, चले आओ, क्योंकि अभी युवा अवस्था हम लोगों का और फिर जो होता है यह ज़िंदगी दोबारा तो नहीं मिलेगी ऐसी अवस्था का। लेकिन इधर प्रेमचंद यही कहता है कि जब तक हम कमाएंगे नहीं तब तक जिम्मेदारी कहाँ बढ़ेगी। लेकिन इधर रीता के मन में कुछ और चल रहा था। लेकिन वक्त तो बीतता है, वक्त बीतने के साथ जो होता है अब इधर करौटे में रीता का रात बीतता है, लेकिन पूरा दिन जो होता है कैसे न तैसे लोगों के व्यवहार के साथ तो बीतता, लेकिन वक्त इस तरह निकल जाता है। अब रीता आगे चलकर 2 बच्चों की और माँ बन जाती है, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटिया हो जाता है। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से प्रेमचंद जो होता है अब दिल्ली में रहकर जी तोड़ मेहनत करने लग जाता है। लेकिन जी तोड़ मेहनत में वह भूल जाता है कि हम 6 महीने बाद घर तो जाते हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन रहते फिर वापस आ जाते। हमारे पत्नी के ऊपर क्या बीती हुई उसकी हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। लेकिन रीता करवटें बदलते वक्त अपने पति की याद में इस तरह खोई रहती, तभी उसी की नज़र में उसका अपना छोटा देवर अब प्रेम कुमार याद आ जाता है। क्योंकि प्रेम कुमार जो होता है जैसी वह अवस्था में पहुँचता है, पहुंचने के बाद उसकी जो नज़र होता है अपनी भाभी अब रीता के ऊपर चला जाता है कि रीता भले 3 बच्चों की माँ होती है, लेकिन खूबसूरती में कोई कमी नहीं दिखलाती, जिसकी वजह से अब प्रेम कुमार जो होता है अपनी भाभी के इर्द गिर्द बड़ी जी तोड़ तरीके से मंडराना शुरू कर देता है। लेकिन जब मंडराता तो इधर बड़ी जल्दी जो होता है अब रीता भाव देना भी शुरू कर देती है और भाव को इस तरह तब्दील करती है कि जब भी घर में अकेला पाती प्रेम कुमार को तो इधर जो होता है टोले की सारी सीमा घुमा के रख देती। और इधर प्रेम कुमार जो होता है उस सीमा को कतई गंवाना नहीं चाहा, जिसकी वजह से प्रेम कुमार और रीता के बीच एक दिन घर में इधर सियाराम की गैर मौजूदगी में संबंध पनप जाता है। क्योंकि तीनों जो बच्चे होते हैं मौके पर स्कूल जाने लग जाते हैं, पूरा दिन सुनसान होता और प्रेम कुमार जो होता खेत से छुट्टी पाता घर आता, फिर रिश्ते को अंजाम देने में रीता के साथ चाहे रात हो चाहे दिन हो कोई कसर नहीं छोड़ता था। लेकिन वह वक्त बीतने लग जाता है, तभी रीता को समझ में आ जाता कि आखिर ज़िंदगी जो होता है हमारे देवर के साथ बीतने वाली, इसलिए वह फैसला लेती है कि हम तुमसे शादी करेंगे, इसके अलावा अपनी ज़िंदगी आगे कहीं नहीं बिताएंगे। यह बात जब प्रेम कुमार सुनता करने लग गया था कि भाभी जिसमें क्या चल रहा है, हमारी तुम्हारा वक्त बीत रहा, तुम भी ऑलरेडी शादीशुदा हो, तुम्हारे भी 3 बच्चे हैं, हमारी ज़िंदगी चलेगी तो हम भी शादी कर लेंगे। लेकिन यह बात जो सुनती है रीता उसे समझ सन्ना से जाती है। रीता कतई नहीं चाहती थी कि हमारे घर में हमारी अब सौतन बनकर हमारे इधर
अब देवर का आए, इसी बात को लेकर घर में कलह हो जाता है। और जब कलह होता है तो रीता समझ जाती। रीता यही कह देती है कि अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगे तो हम जो था इसके जिक्र जाकर तुम्हारे अब भाई से कर देंगे, ससुर से कर देंगे, फिर बदनामी क्या होगी तुम समझ जाओगे। इस तरह की बात सुनकर प्रेम कुमार अपनी भाभी के दबाव में आ जाता है। जवाब में आता है जब बस्ती चला जाता है। वहाँ कोर्ट में जाकर इधर अब रीता अब प्रेम कुमार के साथ मिलकर कोर्ट मैरिज कर लेती है और घर में पहुँचती है। फिर पति पत्नी के रिश्ते की तरह जो होता बेधड़क तरीके से रहने लग जाती, क्योंकि सियाराम दिन भर खेती बाड़ी में उलझे होते थे, पूरा घर सुनसान होता, बच्चे स्कूल होते हैं, लेकिन तो तरीके से समय बीतने लग जाता। लेकिन इसी बीच की जो भनक होता है अब रीता के अकेले भाई अजय कुमार चौधरी को लग जाता है। और जब रीता का भाई खबर पाता है इस बारे में कि दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर चुके हैं, और खबर लगने के बाद अजय जो होता है इधर अपनी बहन रीता को समझाता है, और समझने की वजह से बड़ी जल्दी रीता के मन में घर कर जाता है। अब रीता समझ जाती कि आखिर बदनामी तो पूरे परिवार की होगी, जिसकी वजह से रीता अपने देवर अब प्रेम कुमार से दूरी बनाने लग जाती है। लेकिन यह बात बड़ी जल्दी प्रेम कुमार को पता चल जाता। प्रेम कुमार ये कहता है कि भाभी तुम हमारी भाभी नहीं हो बल्कि हमारी पत्नी हो, हमारे साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला लिया है और शादी के बंधन बनकर पत्नी के रिश्ते में बंधी हो। इस तरह की बात जब सुन करने लग जाती है कि यह गलती थी, अब यह गलती हम दोबारा दोहराने ले चाहते, लेकिन इस वजह से बार बार अब प्रेम कुमार अपने भाभी के पास जाता, रिश्ते की मांग करता, कड़वाहट भर जाती, रिश्ते से इनकार कर और घर में कला खड़ा हो जाता। अब यह जब सिलसिला बढ़ता कैसे न कैसे खबर कर और बड़ी जल्दी जाकर अब प्रेमचंद को लग जाता है। प्रेमचंद खबर पाता है सौतेले भाई के इस रवैये को सुनकर हैरान और परेशान हो जाता। वह खबर पाता गांव आ जाता है और अपनी पत्नी से बात कर उसकी पत्नी रोती बिलखती यही बात कहती है कि हमारे साथ तुम्हारे देवर तुम्हारे सौतेले भाई ने तो तरीके से अपनी मर्जी के हमारे लिए सपने बुनवाए और हमें अपने कब्जे में फंसा, इस तरह के सपने बनवाती है, भड़काती तो तरीके से बातें करती है। और प्रेमचंद उस बातों में फंस जाता है, जिसकी वजह से अपनी पत्नी की सम्मान और साथ में साथ देना शुरू कर देता है। लेकिन प्रेम कुमार जो था रिश्ते के लिए हर बार भाभी के पीछे मरना, पत्नी के रिश्ते के नाते पीछे पड़ा रहता था। लेकिन इधर अब रीता कतई नहीं चाहती थी। और तभी इसी बीच जो होता है दोबारा खबर जाकर प्रेमचंद को दे देती है। प्रेमचंद खबर पाता समझ जाता है कि अब हमारा भाई हमारा अपना नहीं रहेगा, सौतेला सौतेला, जिसकी वजह से अपने भाई को अपने रास्ते से हटाने का फैसला इधर खुद जाकर अब प्रेमचंद ले लेता है और उसकी पत्नी रीता ले लेते हैं। और रीता इसकी खबर अपने भाई अजय चौधरी को अजय चौधरी को अपनी बातों में उलझा लेती है। रिश्ते की अहमियत समझाकर अजय चौधरी जब बात सुनता उसे उसकी बात मान लेता है। लेकिन इसी बीच जो होता है जैसे ही 5 मार्च अब साल 2016 का वक्त आता है, तो उस वक्त जो होता है मौके पर ठीक है अब 5 दिन पहले घर में सारे रिश्तेदार, क्योंकि इधर जो होता है रीता के अपनी सगी ननद की शादी पड़ी हुई थी, रिश्तेदार जुटने लग जाते। तो उसी बीच अब रीता का अपना इधर भाई भी आ जाता है। 1 मार्च साल 2016 का अब शाम का टाइम होता है। तो उस समय प्लान को समझने की वजह से वह बड़ी जल्दी जो होता है तो तरीके से अजय जाता है प्रेम कुमार के पास, अपने बातों में लेता है। लेने के बाद ठीक जो होता है कैसे न तैसे उलझा कर अब लेकर पहुँच जाता रुदौली के ही जो दीघर गाँव पड़ता है, उसी गाँव का एक मानपुर रोड पड़ता है, वहीं पहुँच जाता है। और वहीं तो वहीं जाकर एक झाली के पीछे वहाँ शराब खोल देता है। और शराब की बोतल जब इधर प्रेम कुमार देखता है तो निधर के तन मन में लालच लेकर बैठ जाता है और फिर अजय कुमार के साथ मिलकर पैक पे पैक लगाने लग जाता है। और मौका देखने के बाद वहीं डंडा लेता है कि वजनदार पत्थर से बड़े बेरहम तरीके से प्रेम कुमार की हत्या करता, फिर बॉडी को ठिकाने लगा देता, फिर वहाँ से रफ़ा हो जाता है। और इसकी सूचना अपनी बहन रीता को दे देता और अपने जीजा प्रेमचंद को दे देता है। और जैसे ही खबर पाते दोनों के दोनों उसी वक्त अब नाटक करना शुरू कर देते हैं। तो तरीके से अपने भाई खोजबीन करने में अपने पिता सियाराम के साथ कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन शंका तब बढ़ जाता जब मुखबिर पता पाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर खुद इधर प्रेमचंद और दूसरी तरफ रीता और इधर अजय कुमार चौधरी रखते हैं, इससे सुनकर पुलिस के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर पुलिस भी जो होती है सुनकर हैरान और परेशान भी हो जाती, सन्न सी हो जाती है, समझाती है बुझाती है कि आखिर तुम्हारे पास बहुत सा रास्ता था, तो अपने देवर की अगर शादी करा देती तो हो सकता तुम्हारे जीवन में और दोबारा दखल ना देता। लेकिन यह बात रीता उस समय सुनकर बड़ी पछताती, लेकिन पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं है। इसकी वजह से पुलिस की जो टीम वो तीनों को लेती वहाँ के अब कोर्ट में पेश करती। कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल को पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।